नहीं, मैंने सवेरे टीवी में बांट दिया कि आज नया साल है, नूतन वर्ष अभिनंदन के हिसाब से मैं गया था और मैंने सवेरे भी वहां पर यही कहा कि मैं उनसे उम्र से बड़ा हूं, इसलिए महाराष्ट्र में चुनाव में उनको शुभेच्छा देने के लिए गया और वो पद से मेरे से बड़े हैं, इसलिए मैं भी अपने लिए शुभेच्छा लेने के लिए उनके पास गया। और मैं बाहर आने के बाद में भी जो बातें मैं पहले कह रहा था वही कह रहा हूं, उसमें कोई बदलाव नहीं ना। सर, आपकी बाइट के बाद फडणवीस सर ने भी ये कहा है कि हम आपको मना लेंगे। देखिए, भारतीय जनता पार्टी का कोई भी नेता यही कहेगा कि हम मना रहे, उनका वो काम है। और भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के बारे में मैंने पहले कहा कि भारतीय जनता पार्टी के नेता कोई भी कार्यकर्ता के विषय को इतना लाइटली लेते नहीं है, क्योंकि कार्यकर्ता बनाने के लिए बहुत समय लगता है, सालों साल लग जाते हैं। और यही तो हमारी पार्टी की खूबसूरती है। गलतियां तो होती है ना, हमसे भी गलती होती होगी, किसी से भी हम मानव जीवन में जीते हैं, तो गलतियां तो होती है, गलतियों को सुधार कर आगे बढ़ना चाहिए। तो सर, आप चुनाव मैदान में उतर रहे हैं, ये कंफर्म है? अब पार्टी की तरफ से कोई ऐसी बातचीत आपकी नहीं हुई? क्योंकि जो आ रहा है कि देवेंद्र जी आपको मनाने के लिए आज मिले थे। जी हाँ, न देवेंद्र जी देखिए बहुत बड़े, आज वो भले उप मुख्यमंत्री है, लेकिन हमारे लिए तो मुख्यमंत्री ही है, महाराष्ट्र के नेता है वो, इसलिए वो मेरे घर पर आए, ये मुझे ठीक नहीं लगा, इसलिए मैंने कहा कि आप मत आइए, मैं आऊंगा, और मैं जाकर मिलकर आया उनको। सर, विपक्ष ये भी सवाल उठा रहे, काफी लोगों के सवाल उठ रहे हैं कि अगर गोपाल शेट्टी जी चुनाव मैदान में उतरते हैं तो शायद उन्हें रोकने के लिए ईडी जैसी को भी आपके पीछे लगा सकते हैं, तो क्या इसके लिए क्या करेंगे गोपाल जी? क्योंकि लोगों के सवाल है, जनता के हैं और सबके सवाल हैं। हिंदुस्तान में मैं एक ऐसा नेता हूं, कार्यकर्ता हूं, नेता नहीं सॉरी कार्यकर्ता हूं, ये सभी सवालों का प्रश्न मैंने पहले ही देवेंद्र जी को, अजित पवार जी को और आर पाटिल साहब दिवंगत अभी वो नहीं है इस दुनिया में, उनको पहले ही लिख दिया था। ये देखिए, ये देवेंद्र फडणवीस जी को लेटर लिखा है 29/4/2024 को, 29/4। अब तो ये कौन सा महीना चल रहा है? बराबर है। उसमें ये कहा है, मेरा सबसे पहला लेटर देखिए, ये 2007 का आर पाटिल साहब उन दिनों में महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री थे। कोई राष्ट्रवादी के एक कार्यकर्ता ने आरोप लगाया मेरे और योगेश सागे के ऊपर, तो मैंने उनको बोला मेरी सारी संपत्ति का जांच करो, कार्रवाई करो और मुझ पर कार्रवाई करो। फिर 2013 में फिर मैंने लिखा, 2013 में फिर अजित पवार साहब को लिखा। सुनील राणे जी यहां पर बोरली में आए, तब बाहर के उम्मीदवारों के बारे में जो मेरा मुद्दा है या कहीं पर भी, वो इसलिए कि सालों साल सब हम लोग साथ में काम करते तो एक दूसरे को जानते हैं। उन्होंने कुछ इस प्रकार की बातें किसकी सुनकर कहने लगे, तो उनको भी मैंने कॉपी भेज दिया, उनको भी मैंने कॉपी भेजा। और एक तीनों लेटर के ऊपर एक लेटर लगाकर देवेंद्र फडणवीस जी को मैंने लिखा है कि मेरे सारे संपत्ति का जांच करो, सारा जब्त कर लो, और जब्त ही नहीं तो फिर मुझ पर कार्रवाई भी करो। जब्त करने से तो नहीं होता है ना, जब्त तो गलत माल है तो सब जाना ही चाहिए, है ना, लेकिन उसके ऊपर कार्रवाई भी होना चाहिए, ये मैंने कहा है। इसलिए मुझे ईडी बीडी का विपक्ष के लोग कहते हैं ना, अभी तक बाकी और कहीं से आवाज आई नहीं, विपक्ष का तो काम है ना कहने का। मुझे लगता है कि विपक्ष ने मेरे बारे में इतना चिंता की, ये भी मेरे लिए अच्छी बात है। तो लगता है कि सारे लोग मेरे साथ में हैं, सारे लोग मेरे साथ में हैं। सर, अमित शाह जी की बड़ी रैली होने वाली है साप्ताहिक मैदान में, उसको लेकर के क्या? निश्चित अमित शाह जी, देखिए उत्तर मुंबई के लिए गर्व की बात यह है कि लोकसभा के चुनाव में देश के प्रधानमंत्री ने इच्छा जताई कि पीयूष गोयल जी ने यहां से लड़ना चाहिए, और मैंने पहले भी टीवी में कहा कि हमारे लिए गर्व की बात है कि प्राइम मिनिस्टर ने इस सीट पर इतना विश्वास जताया, तो हमने पूरा किया। अमित शाह जी 9 तारीख को आने वाले हैं, मैं सारे जनता से निवेदन करूंगा कि उनका हम स्वागत करेंगे। कश्मीर में से 370 हटाने का काम करने में अगर सबसे बड़ी भूमिका किसी के, तो प्राइम मिनिस्टर का तो है ही, लेकिन अमित शाह जी का बड़ा रोल है, ऐसा मेरा मानना है। मैं तो कभी उनको बार बार 10 साल सांसद था तो भी मिला नहीं, मेरा वो स्वभाव नहीं है, लेकिन मुझे पता चलता है ना सब क्या है करके। और ऐसे अमित शाह जी यहाँ पर सभा के लिए आते हैं, तो हमारा ये फर्ज बनता है कि हम उनका स्वागत करें, हम उनका अच्छे ढंग से स्वागत करेंगे। जनता से भी मैं अपील करूंगा कि हमारे लिए गर्व की बात है उत्तर मुंबई के लिए, और उसमें भी खास करके बोरीवली के लोगों के लिए ये गर्व की बात है कि अमित शाह जी यहाँ पर आ रहे हैं 370 निकालने के बाद में। सर, ऐसी चर्चा है
कि आपको महाविकास आघाड़ी समर्थन दे सकती है भविष्य में, अगर वो साथ में आएगी तो क्या उनका आप समर्थन लेंगे? देखिए, चुनाव जब हम लड़ते हैं तो किसी को जो भी समर्थन देता है उसका समर्थन लेना चाहिए। किसी का समर्थन आप नहीं लोगे तो कैसा चलेगा। हाँ, लेकिन 2014 का चुनाव जब मैं लड़ा था तो मैं मालूम में जाकर मेरी भूमिका में बहुत स्पष्ट मैंने किया था कि जैसे आप कट्टर हो धर्म के प्रति, वैसे मैं भी बहुत कट्टर हूं। मैं 3 बार अयोध्या जाकर आया हूं, 300 किलोमीटर का पदयात्रा किया हूं। बाबरी ढांचा मेरे नजर के सामने टूटा है और आप मुझे वोट नहीं दोगे ये मुझे पता है, क्योंकि मैं मांगूंगा तो भी मुझे कोई वोट देने वाला नहीं, क्योंकि कब कुछ बातें ऐसे बन जाती है, नहीं दिया जाता है। लेकिन मैं जीत के आने के बाद में आप लोगों की सेवा करूंगा, ये मैंने कहा था और वो मैंने किया। और मालवनी जैसे एरिया में 6000 स्क्वायर फीट का समाज मंदिर बनाने का काम 2 एकड़ के जमीन पर मैंने किया, जो इतने सालों में नहीं हुआ। 7 एकड़ का भूखंड मारवे रोड और चारकोप के जंक्शन पर जो फुल एंक्रोचमेंट हुआ था, गूगल पर जाकर देख लीजिए, उसको खाली करके भगवान परशुराम थीम पार्क बनाने का काम मैं कर रहा हूं। लेकिन मेरा एक स्वभाव है, मेरा एक काम करने का तरीका है, मैं किसी को गाली गलौज कर मेरा लाइन को बड़ा नहीं करता हूं, मैं काम करके लाइन को बड़ा करता हूं। मैं मानता हूं कि इस देश पे, इस धरती पर जो भी पैदा हुआ है, जन्मा है, उसका पूरा हक बनता है, चाहे फिर वो कोई भी जात का हो, जमात का हो। कोई ऐसा काम करता है जो मानवीय जाति को शोभा नहीं देता है, उसके खिलाफ में मैं लड़ता हूं। फिर कोई भी होगा तो मेरा घर परिवार का कोई है तो उसके खिलाफ में मैं लड़ता हूं। मैं इसलिए मैंने अपने पूरे राजनीतिक जीवन में काम करके लाइन को बढ़ाई है। सत्ता आता है तो सत्ता लोगों को मदद करने के लिए होता है। सत्ता के माध्यम से किसी को हैरान करो, परेशान करो, ये मेरा स्वभाव कभी भी रहा नहीं। ये तो कोई कांग्रेस वाले से आप पूछेंगे तो भी बताएंगे वो बताएंगे। इसलिए सत्ता ये सेवा का एक साधन होता है, सेवा करने का एक जरिया होता है सत्ता। इसलिए सत्ता आने के बाद में हमने लोगों का सेवा करना चाहिए। सत्ता का पावर का दुरुपयोग करके किसी को परेशान करना, ये मेरे स्वभाव में कभी रहा नहीं है और आगे भी वैसा ही मैं काम करूंगा। सर, बोरीवली की जनता के मन में है गोपाल शेट्टी और कमल का निशान, लेकिन इस बार आप निर्दलीय लड़ रहे हैं, तो सिंबल के बारे में जनता तक कैसे अपनी बात पहुंचाएंगे? इस बात को लेकर जनता उत्सुक है। देखिए, आज नया साल है, सभी बातों का जवाब, सभी प्रश्न आप मत करिए, आज सभी बातों का जवाब मैं दूंगा नहीं। मैंने बार बार कहा और ये सवाल मैंने सवेरे सागर बंगले के बाहर में दिया कि कमल मेरे दिल और दिमाग में से कोई निकाल नहीं सकता है ना। कमल मेरे दिल और दिमाग में से कोई निकाल नहीं सकता है। मैं बार बार ये बात बताऊं तो अच्छी बात है कि मैंने बोला कि मैं पार्टी छोड़ नहीं रहा हूं, पार्टी का लाइन नहीं छोड़ रहा हूं, पार्टी के नेताओं के बारे में नाराजगी नहीं है। कुछ नेता जो इस प्रकार का गलत निर्णय करते हैं उनके खिलाफ में ये लड़ाई है। ये सारी बातें मैंने बार बार स्पष्ट कर दिया और कल तो मैंने ये भी कहा कि पार्टी को निकालना पड़ता है, डिसिप्लिनरी एक्शन लेना पड़ता है। ऐसा जो भी करते हैं उनके, वो पार्टी का काम है, वो करे, लेकिन मैं पार्टी नहीं छोड़ूंगा। सर, मात्र विनोद तावडेंनी ट्विट केलं की तुम्ही भेटीनंतरून पक्षाची शिस्त तोडणारे कार्यकर्ते नाहीये, त्यामुळे एक संभ्रम निर्माण झालाय की तुम्ही माघार घ्याल करून. पक्षाचा शिस्त तोडणार नाही हे विनोद तावडेजींनी कशाला सांगायला पाहिजे? मी बोललोय, पहिल्या दिवसापासून मी बोलतोय. मी एक शिस्तबद्ध कार्यकर्ता आहे, मी पक्षाला मानणारा कार्यकर्ता आहे, मी पक्षाच्या ध्येय धोरणाला मानणारा कार्यकर्ता आहे, हे मी पहिल्या दिवसापासून सांगतो. विनोद तावडेजींनी काय त्यात नवीन सांगितलं? नाही, त्यांच्या सांगण्यावरून असं निष्पन्न होतंय की तुम्ही कुठेतरी आज जी भेट झाली त्या भेटीनंतर तुम्ही कुठेतरी माघार घेताय, अशी एक चर्चा सुरू झाली. काय नेमकं? चर्चा तर सुरू होणारच ना. आणि तुम्हा लोकांना मीडियाला अशा प्रकारची चर्चा लागते, तर चर्चा होत राहणार ना. निवडणुका असल्या का चर्चा होत असतात. सर, एक महत्वपूर्ण सवाल है, आपका जो मुद्दा है, जब बोरीवली के लोग हैं उनका बार बार ये कहना कि यहाँ बार बार बाहरी उम्मीदवार आते हैं, आपने इस मुद्दे को उठाया है, अच्छी बात है। बहुत से स्थान ऐसे जहाँ पर बाहरी कैंडिडेट आते हैं पार्टी की तरफ से, वहाँ के लोगों की समस्या है, कोई इतना खुद के आगे आता नहीं। सर, इससे क्या संदेश जाएगा? नहीं, देखिए बात, फिर आप लोग बात को नहीं समझते हो। मैंने इस बात का भी खुलासा बार बार किया है। मैं बिल्कुल बाहर का कैंडिडेट कहीं पर भी नहीं जाना चाहिए, इस मत का नहीं हूं। कल भी नहीं था, आज भी नहीं हूं, कल भी नहीं रहूंगा। और मैं 10 बार का है, ऑन रिकॉर्ड है सब टीवी वालों के पास, बार बार मैंने कहा है। क्योंकि कुछ मतदार संघ ऐसे होते हैं जहां पर उतना सक्षम उम्मीदवार होता नहीं है जीतने लायक, तो अन्य पार्टी में से भी किसी को लेना पड़ता है। सभी पार्टी के लोग लेते हैं, बाहर से उम्मीदवार को भी लाकर लड़ाना पड़ता है। मेरा कहना है कि बार बार हो रहा है इसके लिए, और ये बार बार हो रहा है उसके बारे में लोग मुझे टॉर्चर करते हैं कि ये सब तुम्हारे वजह से होता है। और पार्टी में भी कुछ इस प्रकार के लोग होते हैं, वो बोलते हैं कि आपको लगता है कि इतना बड़ा निर्णय लेने से पहले गोपाल भाई से पूछते नहीं होंगे कोई, और ये किसी को भी सही लगेगा कि इतना बड़ा निर्णय होने के पहले पूछा नहीं जाता है। ये नहीं पूछा गया, इसलिए तो मैं कह रहा हूं कि मैं अपने आप को
साबित करूं कि भाई ये मेरे से पूछे बगैर होता है। और मैं अभी भी कह रहा हूं ना, एक आध बार 2 बार, फिर 2-4 चुनाव छोड़कर फिर एक बार कोई हो गया, ये लगातार 4 और 3 बार, पिछले 3 बार लोगों ने मुझे इतना टॉर्चर किया जिसका कोई हद नहीं है। और इसलिए मैं बोलता हूं, इसलिए मैं इसको टॉपिक पर भी पूरा कर देते हैं। सागर बंगल्यात जाऊन भेटून बाहेर आल्यानंतर मी स्पष्ट तिथे केलं, आज दीपावली नवीन वर्ष आहे, मी वयाने मोठा आहे म्हणून देवेंद्रजींना महाराष्ट्राच्या निवडणुकीसाठी शुभेच्छा देण्यासाठी गेलो। मी त्यांच्यापेक्षा मोठा असलो तरी ते पदाने माझ्यापेक्षा मोठे आहेत म्हणून मी माझ्यासाठी शुभेच्छा घेण्यासाठी गेलो आणि बाकी सर्व गोष्टी जे आधी होते तेच आहे, आताही ते सकाळी सांगितलं। सर, असं देखील सांगण्यात येत आहे देवेंद्रजींकडून की तुम्ही जे निर्णय घेणार ते योग्य ते निर्णय घेणार पक्षाच्या हितासाठी। मी आधीपासून सांगतोय का मी जे काय करतो ते पक्षाच्या हितासाठी करतोय। पक्षाचा कुठेही नुकसान होईल तसा कोणताही मी काम केलेलं नाही, करणार नाही। सर, आता पक्षाचे तुम्ही जे बंडखोरी केली त्यानंतर आता विरोधकांचा देखील असा प्रश्न उपस्थित होत आहे की तुम्हाला देखील ईडी लावण्याची शक्यता नाही, त्याच्यावर काय सांगा? लावल्यानंतर त्याचा उत्तर देऊ। आता मी काही दिलं वारंवार हे शब्दाला वाचा फोडणं बरोबर नाहीये। जे काय लावायचं ते लावून द्या। सर, एक गोपाजी हे सर्व मी निर्णय करण्याच्या आधी ह्या सर्व गोष्टीचा विचार केलेला आहे। गोपाशेट्टीजी, तुम्ही सांगतायत की मी पक्षाची कुठली शिस्त म्हणणार नाहीये, मी पक्षाचा कार्यकर्ता आहे, मात्र आता तुम्ही निवडणुकीला खरं तर सामोरं जाताय। ज्यावेळेस प्रचाराला जाल त्यावेळेस सर्वसामान्य नागरिकांनी नेमकं काय सांगा? कारण की तुम्ही सांगताय तुम्ही पक्षाची शिस्त नाही म्हणणार, पक्षांवर जर आरोप नाही केले तर प्रचाराचा मुद्दा नेमका तुम्ही काय घेता? अजिबात नाही, पक्षावरचे आरोप अजिबात नाही लावणार। मी आता सांगतो, कारण मी एक असा जनप्रतिनिधी आहे ज्यांनी कधी अन्य पक्षावरती आरोप लावला नाही, कारण माझं काम नाही तो। मी एक दक्षिण भारतीय माणूस, ह्या मुंबई शहराने ह्या परिसरातल्या लोकांनी मला मोठं केलं आणि म्हणून आहेत ना पक्षात, मला ज्यावेळी पक्ष ती जबाबदारी देईल त्यावेळी मी तेही करेन। परंतु आज मला पक्षाने लोकांची सेवा करण्याचं काम दिलं आणि मी ते करतो। मी अन्य पक्ष, मी 2009ची निवडणूक लढत असताना भूषण पाटील माझ्यासमोर होते। मी माझ्या गाडीतून भूषण पाटीलच्या गळ्यात शॉल आणि हार टाकून त्याचं स्वागत केलं, कारण त्याच्या आधी मी 3 नगरसेवकचा निवडणूक लढलो होतो, 4था मी विधानसभा लढत होतो आणि माझ्यासमोर एक तो नवीन उमेदवार होता, माझ्या परिसरातला होता, माझ्या पहिल्या 92च्या मतदारसंघातला। आज आम्ही एकाच मतदारसंघात आहोत। तर मी अशा प्रकारचा माणूस आहे। म्हणजे कोणाला शिवाय देऊन, कोणाच्या विरोधात अपप्रचार, वाईट गोष्टी करून लोक मतं देतात असं मला कधीच वाटत नाही। काही लोकांना वाटतात ते करतात, मला कधीच वाटत नाही। मला असं वाटतं अशा प्रकारच्या निर्णयाने आणखी लोक प्रभावित होतात। अरे बाबा, काय निवडणूक असताना हे करतात म्हणून, आणि म्हणून माझ्या पक्षाच्या बाबतीत वाईट बोलणं हे स्वप्नातही येणार नाही। ज्या पक्षाने मला इतकं मोठं केलं, मी परिश्रम केला। आता काही लोक बोलतात मी त्या गोष्टीचा एक खुलासा केला, मला पक्षाने 7 वेळा दिलं, मी तिकीट मागितली नाही। आता 7 वेळा दिलं तर एकदम रेडीमेड मला मिळालेलं नाहीये। 92ला मी काँग्रेसच्या उमेदवाराला हरवून जिंकून आलो, सतत 3 वेळा मी जिंकलो। 2014ला मी लढलो विधानसभा, पहिल्यांदा हेमेंद्रभाई 3 वेळचे आमदार माझ्या विरोधात लढले, मी जिंकून आलो। 2014ला लोकसभाचं निवडणूक लढलो, त्यावेळी 10 वर्ष काँग्रेसकडे लोकसभा होती, ती मी जिंकून आणली। आणि इतकं वर्ष काम करत असताना मी पक्षासाठी, पक्षाचं ध्येय धोरण, लोकांची सेवा केलेली आहे, बाकी काही नाही। आताही 2 दिवस बाकी आहे। एक माणूस कोणतरी आणून दाखवावा, एक माणूस कुठला तरी आणून दाखवा। आणि मी परवा जिल्हा कार्यालयातून बाहेर पडताना सांगून आलो, एक तुम्ही मला मुद्दा दाखवणार नाही का मी एक चुकीची काम केली, एक विषयावरती कुठे माझा हात काळा केला है ना, दाखवा। तर तुम्ही जाताय, मात्र बोरिवलीतच पहिली सभा जी नारळ फोडला जाणार आहे प्रचाराचा, तो अमित शहा यांची सभा, खरं तर तुम्ही ज्या होम पिचवर अमित शहाची सभा होणार आहे। नक्की माझ्या घरच्या बाजूला आहे। मी आपल्या टीव्हीच्या माध्यमातून लोकांना अपील करतो, मोठ्या प्रमाणात लोकांनी त्या सभेत यायला पाहिजे, कारण 370 काढल्यानंतर अमित शहाजी आपल्याकडे येतात, ही किती मोठी गोष्ट आहे। आणि म्हणून ही 370 जो निघाला त्याच्यात देशाच्या पंतप्रधानांच्या आदेशाशिवाय, त्यांच्या मताशिवाय काही होत नाही, परंतु धाडसी निर्णय घेण्याच्या कामामध्ये अमित शहाजींचा खूप मोठा हात आहे आणि म्हणून त्यांचा स्वागत केलं पाहिजे सर्वांनी मिळून। प्रवीण दरेकर यांनी सांगितलं की मला अपेक्षा आहे की गोपाल शेट्टीजी नाव मागे घेणार आणि पक्षासाठी परत एकदा आमच्यासोबत काम करणार आहे।
अनेकांची इच्छा आहे अशी. त्यात प्रवीण दरेकरांचं काय? प्रवीण दरेकर बोलले तर त्याच्यात नवीन काय आहे? हे आहे देशातील नंबर 1 न्यूज नेटवर्क आणि आपण पाहत आहात TV9 मराठी. काळजी तुमची, हित महाराष्ट्राचं.